नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि एक सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में आपके जितने भी स्टैटिक जीके के PYQ क्वेश्चंस हैं जो आपको रेलवे, NTPC, SSC, CGL, CHSL और ऐसी सभी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स में जिसमें स्टैटिक जीके आता है वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, कवर अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आपके जितने भी स्टैटिक जीके है पूरी कोशिश है हमारी कि हम इसमें क्या करवाएं, आपको कवर करवाएं। इसमें हमने PYQ क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपको एग्जाम में क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हमें बहुत बड़ी गलती हमसे करवा सकती है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, काला कक्कड़ मुंडा थोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है वो, काला कक्कड़ मुंडा थोराई टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। भारत में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो काला कक्कड़ मुंडा थोराई जो है उसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, तमिलनाडु। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जिस तरीके से आप मैथ्स के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को भी क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए, एलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। बात हो रही है किसकी, एलेला कराड़ी की। और ये किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, केरल, गोवा, झारखंड या राजस्थान। तो उसका सही आंसर क्या आएगा, केरल। ये जो नृत्य है ये कहाँ का मेन आदिवासी नृत्य है, केरल का। और ये किस समय करवाया जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये ओणम के समय होता है। किस समय होता है, ओणम के समय होता है। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जो आदिवासी, अच्छा ये नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये नृत्य जो है वो कुरीचिया, कुरीचिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कुरीचिया जनजाति द्वारा। ठीक है, इस चीज को भी हमें क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एल्ले कराड़ी जो आदिवासी नृत्य है उसका राइट आंसर क्या आएगा, कहाँ का है, ये केरल का। इस चीज को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फिर से कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कामद जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष है। मतलब एक जनजाति है जिसका नाम है कामद जनजाति और उनकी महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य है इस नृत्य का नाम है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई, तेरह ताली नृत्य। इसका सही आंसर क्या आएगा, तेरह ताली आएगा। इस नृत्य के बारे में ध्यान रखिए कि ये जो नृत्य है इसका जो मेन पोशाक होती है वो होती है घाघरा चोली। ठीक है, घाघरा चोली इसकी मेन जो होती है वो पोशाक होती है। और ये नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कामद जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो, देखिए अलग अलग धर्म अलग अलग संप्रदाय भारत में निवास करते हैं, तो उसमें से जैन समुदाय कौन सा मनाता है, लोहड़ी, पर्युषण, हेमिस या नुआखाई। तो ध्यान से देखिए, तो जैन समुदाय द्वारा जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा होता है, पर्युषण। पर्युषण की यदि मैं बात करूं तो पर्युषण पर्व जो होता है बेटा वो 10 दिवसीय होता है। कितने दिवसीय होता है, 10 दिवसीय होता है। और ये भगवान महावीर के जो सिद्धांत है, भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया था, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा पर आधारित है। ये चीज भी हमने देख ली। ठीक है, अब ये जो 10 दिवसीय त्यौहार है इसमें क्या किया जाता है, देखिए जैन धर्म जो है वो दो भागों में है, दो संप्रदाय। एक है कौन सा, जैन दिगंबर संप्रदाय, और एक जैन संप्रदाय कौन सा है बेटा, श्वेतांबर। अब ये जो जैन संप्रदाय है ये जो पर्युषण पर्व मनाते हैं इसमें वो अपने साल भर के पूरा अपना एनालिसिस करते हैं कि हमने किसी का बुरा तो नहीं किया, या हमारी वजह से किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी भी व्यक्ति को कोई दुख तो नहीं हुआ है, हम अपने जीवन में और क्या सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इस पर्युषण पर्व में की जाती है। लोहड़ी की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में ज़्यादातर क्या होता है भाई, ये मनाया जाता है। हेमिस की बात करूँ तो हेमिस जो होता है वो कहाँ होता है, लद्दाख में होता है। नुआखाई की बात करूँ तो ये मेनली कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, जैन संप्रदाय द्वारा जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा है, पर्युषण। कितने दिवसीय होता है ये, 10 दिवसीय होता है। और ये भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म
वाला जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। दोनों जैन संप्रदाय जो है, ठीक है, दिगंबर जैन संप्रदाय और श्वेतांबर जैन संप्रदाय, दोनों इस पर्व को हर साल मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। चश्मे के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? कई सारे कांच आजकल यूज हो रहे हैं चश्मे को बनाने में। कई सारे ऐसे कांच होते हैं जो परावैंगनी किरणें जो सूरज से आती हैं, ठीक है, उन किरणों को हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचने नहीं देते। तो ऐसा जो कांच है, इनमें से वो कांच है कौन सा? क्रुक्स कांच। कौन सा कांच है बेटा? क्रुक्स कांच। मेनली जो है वो क्रुक्स कांच। ऐसे तो बहुत सारे कांच का प्रयोग होता है ना, जैसे क्रुक्स कांच हो गया, एक CR39 करके एक कांच होता है, ऐसे कई तरीके के कांच का प्रयोग होता है। लेकिन क्रुक्स कांच में जो होता है वो होता है सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई? सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि आपकी जो परावैंगनी किरणें आ रही हैं सूरज से, है ना, उनको हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने देता। तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है चश्मे के लेंस में वो होता है किस कांच का प्रयोग? क्रुक्स कांच का। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़िए उसको ध्यान से। चलिए, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादी आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो देखिए उगादी जो मेनली फेस्टिवल है, ठीक है, वो आपका कर्नाटक में भी होता है, ठीक, वो आपका आंध्र प्रदेश में भी होता है, और वो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में भी होता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों जगह पर उगाड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में हमें कर्नाटक भी नहीं दिख रहा है, तमिलनाडु भी नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। इस दिन क्या होता है कि ये जो फेस्टिवल होता है ना बेटा, ये जो फेस्टिवल होता है ये चैत्र के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर शुरू होता है चैत्र के महीने से, तो चैत्र के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। आम के पत्तों से पूरा घर सजाया जाता है, बढ़िया डेकोरेशन किया जाता है और उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन जो भोजन बनाया जाता है ना उसको उगादी पचड़ी बोलते हैं। उगादी पचड़ी, इस दिन जो भोजन बनाया जाता है वो क्या होता है? उगादी पचड़ी होता है। और ये जो है मेनली जो है ऑप्शन के हिसाब से कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? विश्व के किस महाद्वीप में भारत भी है, चीन भी है और कहाँ है भाई? जापान भी है। तो ये जो है तीनों किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप हो गया भाई? एशिया महाद्वीप। यूएन के हिसाब से एशिया महाद्वीप में टोटल देश जो है वो कितने हैं? 48 देश हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं एशिया महाद्वीप में? लगभग 48 कंट्रीज आती हैं। और ये इसके बारे में एक चीज़ और हम ध्यान रखें, ये टोटल एरिया जो है वर्ल्ड का उसका 8.7% एरिया क्या करता है? कवर करता है। एक तरीके का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में जो महासागर आएगा वो कौन सा आएगा भाई? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत आएगा। पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में आएगा आपका कौन सा? भूमध्य सागर। कौन सा सागर आएगा बेटा? भूमध्य सागर। उसके बाद में अगर उत्तर की बात करूं तो उत्तर में आएगा आर्कटिक। उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा आर्कटिक। और दक्षिण में आएगा हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा आएगा? दक्षिण में आएगा हिंद महासागर। तो इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। पूरब में आ रहा है प्रशांत, पश्चिम में भूमध्य, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में कौन सा महासागर आएगा? एशिया महाद्वीप के। कौन सा आ रहा है? हिंद महासागर। तो विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन और जापान स्थित हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एशिया हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की। डिजिटल विज्ञापन नीति जो हमारी भारत सरकार है उसने डिजिटल विज्ञापन नीति शुरू करी है। इसका मतलब यह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो काम है वो आम जनता तक पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार भी आम जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या अच्छे काम कर रही है, क्या योजनाएं चला रही है। कई बार क्या होता है कि कई सारी योजनाएं तो चलती हैं पर आम जनता को उस योजनाओं के लाभ के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति जारी करी है। जो कब जारी करी है? 2023 में। किस मंत्रालय द्वारा? तो ये की है बेटा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? पूरी तरीके से ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद खालिस्तान के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। रिट, ठीक है, रिट मतलब क्या होता है? रिट मतलब होता है आदेश। कई तरीके की रिट्स जारी होती है, 5 तरीके की क्या होती हैं? रिट जारी होती है, जो कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। अब इसमें बोल रहा है कि वो हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ना कि बात कर रहा है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पूरे रिट के कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। देखिए, 2 तरीके के कोर्ट होते हैं। एक कोर्ट हुआ हमारा देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, और एक हर राज्य के क्या होते हैं? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लेकर। यदि आपके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। यदि ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार क्या हो रहे हैं हमारे बेटा? खत्म हो रहे हैं, कोई ऐसा कानून बन रहा है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार एवं अन्य जितने भी मैटर हैं उन पर रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। और ये कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके हिसाब से? 226 के। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जारी कर सकता है आपके मौलिक अधिकारों के लिए। किसके लिए जारी कर सकता है? जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए जारी कर सकता है। और ये आर्टिकल का प्रयोग करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32। इसीलिए वी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान का हार्ट एंड सोल बोला है। और हम इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 32 को। अब रिट कितने तरीके की होती हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहली रिट, पहली रिट के बारे में बात करें तो पहली रिट जो होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबस कॉर्पस। इसका मतलब ये है, इसको समझें। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को यदि अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, गिरफ्तारी के भी आपके अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 20 में मौलिक अधिकार दिया गया है अपराधों के खिलाफ दोष सिद्धि के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना किसी एफआईआर किए उसको लॉकअप में रख दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई जो मेथड होती है गिरफ्तारी की वो यूज़ नहीं की जा रही है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को बिना किसी एफआईआर के लॉकअप में बंद करके रखा है, ठीक है, बिना किसी एफआईआर के लॉकअप में बंद करके रखा है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो एक रिट हो गई क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट होती है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडेमस। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकारी विभाग है या ऐसा सरकारी तंत्र का कोई एक हिस्सा है, वो यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा, जैसे सपोज करो बिजली विभाग। अब बिजली विभाग का काम क्या है? आपको प्रॉपर तरीके से बिजली की व्यवस्था देना। अब बिजली विभाग किसी भी तरीके से वो व्यवस्थाएं आप लोगों को देने में सक्षम नहीं हो पा रहा, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट, जिसका नाम क्या है भाई? परमादेश रिट जारी कर सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं निषेध। निषेध मतलब, या इसको प्रतिषेध भी बोलते हैं, निषेध मतलब यदि मान लो जो निचली अदालत है, निचली अदालत यदि ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसके डिसीजन को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो ये हो गई आपकी एक क्या? निषेध। और एक होती है उत्प्रेषण। ये भी होती है उच्च अदालत द्वारा किसको की जाती है? निचली अदालत को। कि निचली अदालत यदि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर काम कर रही है तो ये क्या हो गया भाई? निषेध। और यदि निचली अदालत से उच्च अदालत को यदि कोई मैटर ट्रांसफर करना है, कोई मुकदमा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए रिट हो जाती है कौन सी? उत्प्रेषण। और एक रिट होती है अधिकार प्रच्छा। क्या रिट होती है? इसका नाम क्या है बेटा? अधिकार प्रच्छा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, जैसे कि भाई कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है, या मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसे सरकारी बॉडी का हिस्सा है, सरकारी तंत्र का हिस्सा है, और वो गलत तरीके से उस पद को धारण किए हुए हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो सरकारी, जो एलिजिबल नहीं है उस पद के लिए, और हमें बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति उस पद पे बैठा हुआ है, जबकि उसकी योग्यताएं उस पद पर बैठने के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये तरीके की रिट जारी हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल नंबर 226। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 226। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित
आर्थिक कार्यक्रम ईपीसी, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम कमेटी, ईपीसी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम कमेटी का गठन, ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ईपीसी जो है बेटा, ईपीसी का जो गठन हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम कमेटी, ईपीसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था भाई? 1952 में। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। ये जो होती है कमेटी बेटा, ये 10 सदस्यीय कमेटी होती है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 10 सदस्यीय कमेटी होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो क्या होता है? इस ईपीसी का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का उपसभापति जो है बेटा वो क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ईपीसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ईपीसी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इस चीज को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? पढ़ें उसको ध्यान से। मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए कई समितियां भारत में अभी तक गठित हो चुकी हैं, बहुत सारी समितियां हैं, ठीक है। जैसे हमने पंचायती राज में पढ़ा होगा आपने, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, ठीक है, थुंगल समिति, ऐसे कई सारी समितियां बनी हैं। उसमें से एक समिति है मलीमत समिति। देखिए मलीमत समिति जो है, इसके अध्यक्ष जो थे वो मलीमत थे। ये समिति का गठन हुआ था सन 2000 में। कब हुआ था भाई? 2000 में। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी बेटा, वो रिपोर्ट दी थी कब? 2003 में। और ये जो समिति है इसका गठन किया था गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा। अब इस समिति का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उस न्याय प्रणाली में क्या करना है? सुधार। तो क्वेश्चन 3-4 बने। देखिए मलीमत समिति बनी कब? सन 2000 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 2003 में। इसका संबंध किससे है? तो मलीमत समिति का संबंध है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा मिजोरम का लोक नृत्य है? ये तरीके के क्वेश्चन 1-2 तो हर एग्जाम में आना डेफिनेटली पक्का रहता ही है ना। लोक नृत्य, ठीक है, लोकगीत, चित्रकला, ये सब क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो क्या बोल रहा है? कौन सा मिजोरम का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का लोक नृत्य आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? चेराव नृत्य। कौन सा नृत्य आएगा? चेराव। ध्यान रखिएगा इस चेराव को बांस नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांस नृत्य। पूछा जा सकता है कि भाई बांस नृत्य कहाँ का है? तो बांस नृत्य कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का। या चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। धूमल की बात करूँ तो धूमल जो है वो कहाँ का हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर का। छाऊ, छाऊ की बात करें तो देखिए छाऊ झारखंड में भी होता है, ठीक है। छाऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में भी होता है। और छाऊ जो है वो आपका उड़ीसा में भी होता है। ये चीज भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिजोरम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका? चेरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस वूमेन है। वो किसकी संस्थापक है? नाम क्या बोल रहा है भाई? वंदना लूथरा। तो वंदना लूथरा जो है वो वीएलसीसी हेल्थ केयर की संस्थापक है। अब ये वीएलसीसी हेल्थ केयर क्या काम करता है? ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें बनाता है। वीएलसी हेल्थ केयर, ये भी पूछ लेगा कि भाई वीएलसीसी हेल्थ केयर का किस फील्ड की है, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को क्या करती है? बनाती है। तो उनकी जो एक मतलब बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर है, संस्थापक है, उनका नाम क्या है? वंदना लूथरा। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन फिर से क्या बोलता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा, यही राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया कि भाई सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल का क्या है? सैन्य अभ्यास है। दो देश मिलके कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनके मिलिट्री जो है वो क्या रहे? एक चार्ज रहे, या हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहे।
कि आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, तो उस समय ये तुरंत फौरन क्या ले सकें, एक्शन ले सकें। तो उसमें से एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण। और ये भारत और नेपाल के बीच होता है। और ये जो पहला सूर्य किरण है, पहला सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बेटा, ये हुई थी 2011 में। कब हुई थी, 2011 में। और कहाँ हुई थी, मिजोरम में। कहाँ पर हुई थी भाई, मिजोरम में। इस चीज को भी ध्यान रखना। अभी मैं बात करूं करंट में, 2023 का जो सूर्य किरण है वो पिथौरगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पिथौरगढ़। अब पिथौरगढ़ कहाँ भाई, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में हुआ था। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं रूस के साथ बात करूं तो रूस के साथ जो हमारा सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है इंद्र। क्या नाम है, इंद्र। इंडोनेशिया के साथ बात करूं तो इंडोनेशिया के साथ होता है हमारा कौन सा, गरुड़ शक्ति। कौन सा होता है, गरुड़ शक्ति। लेकिन यदि सिर्फ मैं आपसे कहूं कि बताइए कि गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, तो गरुड़ होता है किसके साथ, फ्रांस के साथ। किसके साथ होता है बेटा, ध्यान रखना है हमें, फ्रांस के साथ। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि सूर्य किरण जो है वो पहली बार हुआ था 2011 में। अभी का हुआ था पिथौरगढ़ में। और सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल का होता है। रशिया के साथ हम इंद्र करते हैं, इंडोनेशिया के साथ हम गरुड़ शक्ति करते हैं, और सिर्फ गरुड़ जो है वो हम करते हैं किसके साथ, भारत और फ्रांस के साथ। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे देशों की एक दिन हम पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो आप लोगों को दे देंगे कि कौन कौन से देश के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जो है बेटा वो ध्यान रखिएगा बीकानेर में। ऑप्शन में नहीं है, कहां पर है ये, बीकानेर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। देखिए, जैसे अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है भाई, इसरो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए इसरो का गठन कब हुआ था, तो इसरो का गठन कब किया गया था, 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो में कन्वर्ट किया था इसको। इसको नाम क्या दिया था, इसरो दिया था। वैसे अंतरिक्ष समिति तो 1962 में बन गई थी, लेकिन इसरो जो नाम दिया वो कब दिया भाई, 1969 में। वैसे ही रूस की जो एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या है भाई, रॉसकॉस्मोस। इसका जो गठन है ध्यान रखिएगा 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। देखिए, रूस जो था पहले क्या था, यूएसएसआर था। ठीक, अब यूएसएसआर था। अब ये इसका जो विघटन हुआ वो कब हुआ, 1991 में हुआ। तो इसके विघटन के बाद रूस ने एक एजेंसी थी जिसका नाम क्या था, रॉसकॉस्मोस। इसका ये मतलब नहीं है कि 1992 में ही रूस की अंतरिक्ष एजेंसी बनी। उनकी अंतरिक्ष एजेंसी सेवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के नाम से 1950 से चल रही थी। पर चूंकि रूस का जो है वो विघटन हुआ 1991 में, तो उसने अपनी एजेंसी का नाम क्या रख दिया, रॉसकॉस्मोस। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बार बार ये शब्द मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कुछ बात होगी तभी तो कह रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है। अब बताना है भाई हमें कि कौन सी नदी जो है वो केरल में नहीं बह रही है। भारत तापुछा, पेरियार, पंबा या पेन्नार। तो देखिए, भारत तापुछा जो है वो नदी भी केरल में बहती है। ठीक है, पेरियार ये केरल की सबसे बड़ी नदी है तो केरल में तो बहती होगी। पंबा, पंबा नदी भी कहाँ बहती है भाई, केरल में बहती है। ठीक है, पेन्नार नदी जो है वो केरल में नहीं बहती। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जैसे पेरियार ये जो है ये क्या है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी क्या हो गया भाई, पेरियार हो गया। पंबा, पंबा के बारे में ध्यान रखिए कि यहाँ इस नदी के किनारे सबरीमल मंदिर है। सबरीमल पहाड़ भी है और मंदिर भी है जिसका नाम क्या है, सबरीमल मंदिर। और एक क्वेश्चन आया था कि ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमल मंदिर जो है वो सबरीमल पहाड़ पर है। किस नदी के किनारे पर है, पंबा, या इसको पंपा भी बोलते हैं। ठीक है, इस नदी के किनारे पर है। और पेन्नार नदी जो है वो कहाँ पर है भाई, केरल में नहीं बहती। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। केर्च जलडमरू मध्य डैश 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 के बीच स्थित है। तो केर्च जलडमरू मध्य जो है वो आपका अजोब सागर और काला सागर के बीच है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजोब सागर और काला सागर। जो केर्च जलडमरू मध्य है वो अजोब सागर और काला सागर के बीच में है। बस इसके लिए इतना ही काफी है, ज्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, पनीडिहिंग,
पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है भाई? पक्षियों का अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? पनीडीहिंग। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है कहाँ पर? आपका असम में। ध्यान रखिएगा, पनीडीहिंग जो है वो कहाँ पर है बेटा? असम में है। और इसे 1996 में जो है वो क्या घोषित किया गया था? पक्षी अभ्यारण्य। तो पनीडीहिंग पक्षी अभ्यारण्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? मालवा का पठार, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण नदी नहीं है। चंबल है और बेतवा भी है। महानदी और ये केन जो है ये चंबल की नहीं है। देखिए ये मालवा की पठार की नहीं है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब मालवा का जो पठार है उससे चंबल नदी निकलती है, हमने देखा, बेतवा भी निकलती है, महानदी नहीं निकलती है और केन नदी नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, महानदी और केन। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, देखिए मालवा का पठार जो है वो आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा कई सारा कवर करता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा पठार है भाई? मालवा का पठार। लगभग मान के चलिए आप कि 28% के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो कौन कवर करता है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का जो बड़ा शहर है इंदौर, ठीक है, उज्जैन, ये सब किस पठार के अंतर्गत आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत। तो चंबल नदी भी निकलती है यहाँ से, बेतवा भी मालवा के पठार में बहती है। पर महानदी और जो केन है, जैसे केन की बात करूँ तो केन नदी जो है बेटा वो कैमूर श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर श्रेणी से। तो ये मालवा के पठार की हिस्सा नहीं है और महानदी भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, गुजरात का कांडला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? कांडला में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? कांडला बांध। जो किस नदी पर बना हुआ है? माही, मजीरा, ताप्ती या साबरमती? तो कांडला बांध जो है बेटा ध्यान रखना वो किस नदी पर बना है? माही। अब माही के बारे में बात करें तो माही नदी निकलती कहाँ से है? तो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? धार जिला। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है। ये नदी जो है ये किस ओर ट्रेवल करती है? पश्चिम की ओर ट्रेवल करती है। किस ओर ट्रेवल करती है? पश्चिम की ओर ट्रेवल करती है। इस नदी के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि माही नदी जो है ये माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। किसको भाई? कर्क रेखा को कितने भागों में काटती है? दो भागों में। कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, तो कांडला बांध जो है वो किस नदी पर है? माही नदी पर। और है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है बेटा? गुजरात में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? क्लियर करके ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई डैश डैश है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इस समय भारत सरकार जो है वो हाईवेज पे बहुत काम कर रही है। नेशनल हाईवेज हम देख रहे हैं जगह जगह पर बन रहे हैं, कई सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। तो उसमें से स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये भारत का सबसे बड़ा एक योजना है राजमार्ग की, है ना। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि एक बड़ा शहर हो गया भाई कोलकाता, ठीक है, दूसरा बड़ा शहर हमारा क्या हो गया? दिल्ली, तीसरा बड़ा शहर हमारा एक हो गया भाई चेन्नई, और चौथा बड़ा शहर मान के चलो ये तो सबसे बड़ा है वो हो गया क्या आपका? मुंबई। इन सब को आपस में जोड़ेगा, इन सब को आपस में जोड़ेगा। और कितने राज्यों से निकलेगा ये स्वर्णिम चतुर्भुज? 13 राज्यों से। कितने राज्यों से निकलेगा? 13 राज्यों से। तो इसकी जो है वो 5846 किलोमीटर इसकी टोटल क्या होगी भाई? लंबाई होगी। इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश 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 तक है। तो जामनगर गुजरात से ये जो एलपीजी पाइपलाइन है बेटा ये उत्तर प्रदेश के लोनी तक है। कहाँ तक है भाई? उत्तर प्रदेश के लोनी तक। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये 1410 किलोमीटर की, कितने की है बेटा? 1410 किलोमीटर की। इस पे जो खर्चा आया है वो लगभग 1250 करोड़ का खर्चा आया है। और ये गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा बिछाई गई है। किसके द्वारा बिछाई गई है? गेल के द्वारा। लेकिन एक बिछ रही है, ठीक है, एक जो है वो आपके गुजरात के कांडला से लेकर गोरखपुर तक उस पर काम चल रहा है।
जो अगर ये बिछ जाएगी पूरी, ये बिछ जाएगी तो उसके बाद ये सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन होगी। मैं अगर बोलूं कि भारत में बताइए कि प्राकृतिक गैस की जो पाइपलाइन है वो टोटल कितने किलोमीटर बिछी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा वो टोटल बिछी हुई हैं कितनी बेटा, 17,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बिछी हुई हैं, मतलब भारत में जो प्राकृतिक गैस है उसकी जो पाइपलाइन है वो कितनी बिछी हुई है भाई, कितनी बिछी है, 17,000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से क्वेश्चन के मुताबिक कहाँ है, लोनी। एक कांडला से लेके कहाँ तक बिछ रही है, गोरखपुर तक। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। When is the United Nation World Wildlife Day celebrate। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है बेटा वो मनाया जाता है कब, 3 मार्च को। ध्यान रखिएगा प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। जो वन्य जीव होते हैं है ना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। कई सारे वन्य जीव ऐसे हैं जो विलुप्त कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है, रेड बुक में जिनकी बोल सकते हैं कि हम एंट्री हो चुकी है। ऐसे जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र हर साल 3 मार्च को कौन सा दिवस मना रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस। और ये जो दिवस है ये 2013 से मनाना शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा 2013 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इस समय जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो दो ही चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है। एक चीज क्या है, एक है सोलर एनर्जी। इंडिया गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, सोलर एनर्जी। और दूसरा है उसका टूरिज्म। ये दोनों फील्ड पर इंडियन गवर्नमेंट इस समय बहुत काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमने जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करें। तो एक गठबंधन बना है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका जो हेड ऑफिस है ये भारत के गुरुग्राम में है। ये पता है उन देशों के बीच है, ये गठबंधन उन देशों के बीच है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उन देशों के बीच में ये गठबंधन बना हुआ है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, भारत के गुरुग्राम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा है, मतलब पहला ओडीएफ सिटी। ओडीएफ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, ओपन डिफेक्शन फ्री। पूछ सकता है एग्जाम में कि ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ओपन डिफेक्शन फ्री। तो प्रथम खुले में शौच मुक्त शहर जो है वो कौन सा है, मैसूर का, कर्नाटक। यदि मैं बोलूं कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जो पहला ओडीएफ घोषित हुआ है तो वो कौन सा है भाई, सिक्किम। ध्यान रखिएगा पहला ओडीएफ घोषित होने वाला राज्य कौन सा था, सिक्किम। इंदौर के बारे में ध्यान रखिएगा, इंदौर को ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि खुले से शौच मुक्त तो इंदौर है, पर उसके बाद कचरा प्रबंधन और जितने दूसरे भी क्राइटेरिया हैं उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है इंदौर की, इसलिए इंदौर को ओडीएफ। देखिए एक ओडीएफ सिटी होती है, एक ओडीएफ प्लस होता है और एक ओडीएफ प्लस प्लस होता है। तो इंदौर किस कैटेगरी में है, ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगरी में। तो पहला खुले से शौच मुक्त शहर कौन सा हो जाएगा आपका, मैसूर का, कर्नाटक, कर्नाटक का मैसूर। चलिए ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प की बात हो रही है और ये कौन सा है भाई, ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल जो है वो कहाँ का हो जाएगा आपका, उत्तराखंड का। कई राज्य हैं, हर राज्य का अपना राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी होता है, राजकीय खेल होता है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं। तो ब्रह्म कमल जो राजकीय पुष्प है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का। चलिए भगवान के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है। अच्छा भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, केरल को। ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है बेटा, केरल। चलिए आगे चलते हैं। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो रामप्पा मंदिर जो है वो है कहाँ पर बेटा, तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में। और ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, तेलंगाना में भगवान शिव को। ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया। इस 30 से लगभग हमारे 100 क्वेश्चन जो हो गए क्या हो गए, कवर हो गए। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं,
एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो आपको रेलवे की जो आपकी नियरेस्ट एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में क्या होंगे, बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसे स्टैटिक जीके के वीडियो आपको और भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।